नमस्कार आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हमने जो हरियाणा पुलिस और ग्रुप सी के लिए जो स्पेशल बैच की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हरियाणा जीके को कवर कर रहे हैं। तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले भी हमने 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी के सभी HSSC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस हैं, और सभी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और उनसे जुड़ने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की ओर। जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बात करें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा विद्युत प्रसारण के बाद की गई है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना 19 अगस्त 1997 को की गई थी। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 17 अगस्त 1998 को यह शुरू कर दिया गया था। जबकि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अगस्त 1998 को की गई थी, इसलिए यह ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 17 अगस्त 1998 को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत क्या है। तो पुरुष साक्षरता प्रतिशत की बात की गई है कि शहरी क्षेत्रों में कितना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरुष साक्षरता 88.63% है। वहीं कुल साक्षरता की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में कुल साक्षरता जो कि 83% है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिला प्रतिशत जो कि 65% है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो शहरी क्षेत्रों में पुरुष हो जाएंगे 88.63%, वहीं कुल साक्षरता हो जाएगी 83.14%। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि कुल साक्षरता दर कितनी है शहरी क्षेत्रों में, तो वह है 83.14%। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है हरियाणा का कौन सा जिला 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 21 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच कौन सा जिला स्थित है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कुरुक्षेत्र जिला, जो कि 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। इसके अलावा इस जोन में जींद और करनाल भी आते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र ना हो तो यहाँ पर जींद और करनाल भी हो सकता है। तो मुख्य हिस्सा तो इसमें कुरुक्षेत्र का आता है, जबकि थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें जींद और करनाल का भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि दूसरे नंबर पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसमें सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी बंसीलाल हरियाणा के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे। तो बनारसी दास गुप्ता की बात करें तो उनका जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी
भिवानी जिले में उनका जन्म 1917 में हुआ था, जो पहले पंजाब में आता था। और बात करें बनारसी दास गुप्ता ने अपनी एजुकेशन कहाँ से पूरी की थी, तो उन्होंने पिलानी में बिड़ला कॉलेज से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। बनारसी दास गुप्ता जो कि भिवानी के रहने वाले थे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 भिवानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है भिवानी में पहली बार नहर कब लाई गई थी। तो भिवानी में पहली बार नहर कब लाई गई थी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1891 में भिवानी में पहली बार नहर लाई गई थी। मुख्य रूप से यह 1890 के अंत में और 1891 की शुरुआत में लाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1891 में भिवानी में जो कि प्रथम बार नहर लाई गई थी, जो कि पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसे कहाँ से लिया गया था, तो यह पश्चिमी यमुना नहर से इसे निकाला गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1891 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है रानी की ड्योढ़ी यानी रानी का निवास निर्माण किसने करवाया था। तो रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किसने करवाया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राव नंदराम के द्वारा रानी की ड्योढ़ी यानी रानी का निवास स्थान का निर्माण करवाया गया था। तो रानी की ड्योढ़ी की बात करें तो यह हरियाणा में रेवाड़ी जिले में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राव नंदराम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि चूहीमल तालाब कहाँ पर स्थित है। तो चूहीमल तालाब की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो चूहीमल तालाब की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ पर है, तो यह ऑप्शन नंबर ए, यानी नूह जिले में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नूह जिले में इसका निर्माण करवाया गया है। और चूहीमल तालाब की बात करें तो इसका निर्माण अरावली क्षेत्र में करवाया गया है, ताकि पशु पक्षियों को पानी की व्यवस्था करवाई जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नूह जिले में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है कि पुरातात्विक महत्व के स्थल भगवानपुरा की खुदाई 1977 में किसके निर्देशन में की गई थी। तो पुरातात्विक महत्व जो कि भगवानपुरा की खुदाई की बात की गई है, उसका निर्देशन यानी 1976 और 77 में इसकी खुदाई की गई थी। और यह किसके निर्देशन में की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी श्री जगपति जोशी के द्वारा 1976 और 77 में भगवानपुरा की खुदाई की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है महेंद्रगढ़ के संस्थापक कौन थे। तो महेंद्रगढ़ की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है करमपाल, दूसरा है महाराजा दंडपति, तीसरा है अनंगपाल और चौथा है पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें से महेंद्रगढ़ की स्थापना की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनंगपाल तोमर के द्वारा महेंद्रगढ़ की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंगपाल तोमर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है हरियाणा राज्य में अम्बाड़ा छावनी किस वर्ष बना था। तो अम्बाड़ा छावनी किस वर्ष बना था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 1843 में हरियाणा के अम्बाड़ा छावनी का निर्माण करवाया गया था। इसके निर्माण की बात करें तो करनाल छावनी थी, उसमें मलेरिया महामारी के फैलने के कारण इसका निर्माण करवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1843 में इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। वहीं आगे बढ़े और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है। तो हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जसोरखेड़ी,
जो कि झज्जर में स्थित है, वहाँ पर परमाणु विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जसोरखेड़ी में। वहीं परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यह हरियाणा के गोरखपुर में स्थित है, जो कि गोरखपुर गांव जो कि फतेहाबाद जिले में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े और बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, यह आपसे पूछा है। जबकि हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो इससे पहले भी पंचकुला और मानेसर इन दोनों में स्थापित किया जा चुका है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि पंचकुला और गुरुग्राम यानी मानेसर में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा चुकी है। तो अभी पूछा है कि कहाँ प्रस्तावित है, कि कौन से जिले में इसे प्रस्तावित किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेवात जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेवात में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि राज्य में सबसे कम लंबी सड़क हरियाणा के किस जिले में है, यह आपसे पूछा है। तो सबसे कम लंबी सड़क की बात करें तो कौन से जिले में है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी फरीदाबाद जिले में सबसे कम लंबी सड़कें हैं, क्योंकि हरियाणा का सबसे छोटा जिला भी फरीदाबाद है, जिसके कारण यहाँ पर सबसे कम लंबी सड़कें हैं। और सबसे ज़्यादा लंबी सड़कों की बात करें तो यह भिवानी में हो जाएगी, क्योंकि यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे कम पूछा है तो फरीदाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो पहले बात करें कि ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, तो यह हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के सोनीपत में इसका निर्माण किया गया है। और पूछा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 2009 में ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना सोनीपत में की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिससे पूछा है कि हरियाणा में रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नवाब यानी कोतवाल थे। तो ये आपसे पूछा है कि रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नवाब या कोतवाल थे, नायब कोतवाल थे, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वह मेरठ से क्रांति के समय पूछा है, तो वह मेरठ से संबंध रखते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह मेरठ को नायब कोतवाल के सैनिक थे, यह आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है कि अक्टूबर 1886 में रोहतक में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा संपन्न हुई थी। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके बारे में पूछा है कि रोहतक में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, उसमें एक सार्वजनिक सभा हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी राय बहादुर की अध्यक्षता में रोहतक में एक अध्यक्ष कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा हुई थी, जिसकी अध्यक्षता राय बहादुर के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राय बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन सा मिट्टियाँ होती है, यह आपसे पूछा है। तो बलुई दोमट और दोमट मिट्टी का मिश्रण से कौन सी मिट्टी बनती है, यह आपसे पूछा है। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी हल्की मिट्टी का निर्माण होता है बलुई दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी के मिश्रण से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्की मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से की गई थी। तो
कौन सा पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से की गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना, जो कि डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानपुर पक्षी विहार। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि पुरली नामक आभूषण किस अंग पे पहना जाता है? तो पुरली नामक आभूषण की बात करें तो यह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी नाक का छिद्रदार आभूषण होता है, यानी नाक में इसको पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है पुरली। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है मेला बाबा शमशक शाह किस जिले में लगाया जाता है? तो मेला बाबा शमशक शाह किस जिले में लगाया जाता है? तो यह आपसे पूछा है। तो बाबा शमशक शाह का मेला हरियाणा के कौन से जिले में लगता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनीपत जिले में इसका आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि अग्रसेन जयंती मेले का हरियाणा में मुख्य धाम कौन सा है? तो अग्रसेन जयंती मेले का हरियाणा में मुख्य स्थान कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अग्रवा हिसार में अग्रसेन जयंती मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रवा हिसार में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है संत नित्यानंद की पुण्यतिथि पर मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो संत नित्यानंद की पुण्यतिथि पर कौन से महीने की कौन सी तिथि को इसके मेले का आयोजन किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी भादो शुक्ल प्रतिपदा को संत नित्यानंद की पुण्यतिथि पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भादो शुक्ल प्रतिपदा को। वहीं आगे बढ़ें और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है पैराकीट पर्यटन स्थल कब शुरू किया गया था? पहले तो बात करें कि पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, तो यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली क्षेत्र में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसको कब शुरू किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1972 में पैराकीट पर्यटन स्थल की शुरुआत कुरुक्षेत्र के पिपली शहर से की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कुश्ती खिलाड़ी हरदीप सिंह का संबंध किस जिले से है? तो कुल जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं हरदीप सिंह संबंध, यानी उनका निवास स्थान कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी हरदीप सिंह जो कि जींद के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जींद से उनका संबंध हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन ने प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में हिस्सा कब लिया था? तो प्रथम एंग्लो अफगान में जाट रेजिमेंट ने प्रथम बटालियन थी, उसने कब हिस्सा लिया, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जाट रेजिमेंट ने प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में 1803 में हिस्सा लिया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1803 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ का फेफड़ा किस स्थान को कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी लेजर वैली को। तो लेजर वैली इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी लेजर वैली चंडीगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है तोमर वंश का साम्राज्य कब शुरू हुआ था? तो तोमर वंश के साम्राज्य की बात करें तो यह कौन सी ईस्वी में शुरू किया गया था, यह आपसे पूछा है।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 910 ईस्वी में तोमर वंश का साम्राज्य शुरू हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 910 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है हरियाणा पर नजीबुद्दौला ने आक्रमण कब किया। तो हरियाणा पर नजीबुद्दौला के द्वारा कब आक्रमण किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1765 ईस्वी में नजीबुद्दौला ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1765 ईस्वी में। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपके HSSC के आगे आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो कमेंट में PDF लिख दें, हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको प्रैक्टिस सेट नंबर सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।